ठोकर प्रत्येक माता पिता अपनी जिंदगी भर की महत्वपूर्ण पूंजी अपने अनुभवों की गठरी को अपनी संतानों को सौंपकर उन्हें मालामाल कर देना चाहते हैं, ताकि जिंदगी की राह में उन्हें वे सब कठिनाइयां और बाधाएं न झेलनी पड़े, जिनको झेलते झेलते वे कभी हताश हुए तो कभी रोए और कभी कभी तो जीवन जीना ही भूल गए। पर ऐसा बहुत कम या कहिए कि न के बराबर ही होता है जब उनकी संतान ने उनके मुफ्त में सौंपे जाने वाले अनुभवों की अमूल्य निधि को सहज ही मैं स्वीकार कर लिया हो। इसका एक बहुत ही मुख्य कारण है जिसे प्रत्येक माता पिता बखूबी जानते हैं, पर फिर भी उन्हें लगता है कि जो गलती हमने अपने माता पिता के अनुभवों को ठुकरा कर की, शायद ऐसा हमारी संतान न करे, और यही सोचकर वे अपने अनुभवों की गठरी को अपनी संतानों को सौंप देना चाहते हैं। पर प्रकृति का नियम है, प्रत्येक प्राणी अपने ही अनुभवों से सीखना चाहता है। अपने पैर में लगी ठोकर ही उसे होने वाले दर्द का एहसास कराती है, और यही क्रम सदियों से चला आ रहा है। प्रत्येक माता पिता अपनी संतान की राह आसान करने के लिए अपने अनुभवों की गठरी खोलता है, पर संतान उसमें से जो कि त्यों दर दीनी चुनरियां तरह कुछ भी नहीं छूता। संतान अपने अनुभवों की गठरी को बांधते बांधते तब अपने माता पिता की उम्र तक पहुंचती है, तो फिर वह उसी क्रम को दोहराती है, यह सिद्ध करते हुए कि हमसे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं। लो, हमारे अनुभवों को ले लो और जिंदगी की सड़क पर सरपट दौड़ लगाओ। पर अब उनकी संतान उसी क्रम को दोहराती है, यानी सभी अपने ही अनुभवों से सीखते हैं। फिर मैं ही कैसे बच जाता उस क्रम से। कुर्तुल हैदर की कहानी। आवारागर्द का नायक यूरोपियन ऑटो क्रूगर जिंदगी का तजुर्बा हासिल करने के लिए दुनिया के सफर पर निकला था, तो उसकी जेब में पैसे के नाम पर एक चादाम भी नहीं था। फिर भी वह तुर्की, ईरान, जर्मनी, श्रीलंका, थाईलैंड तथा जापान, अमेरिका, पाकिस्तान तथा भारत सभी देशों के वाहनों पर लिफ्ट ले लेकर पूरी दुनिया घूमते और खाते पीते अपने देश लौट गया। पर मुझे तो पैसा चाहिए एक फ्लैट खरीदने के लिए, और उसके लिए मैं अपने वृद्ध माता पिता की और टकटकी लगाकर देख रहा हूँ, क्योंकि फ्लैट खरीदना किसी से लिफ्ट लेकर यात्रा करने जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। माता पिता के कृपा के बाद ही मैं इस मकान को बेच पाऊंगा, जिसे उन्होंने 300 वर्ग यार्ड में बना तो लिया है, पर इस कॉलोनी में रहने वाले मेरे पत्नी को पसंद नहीं है, क्योंकि पूरी कॉलोनी में आड़ पड़ोस और दूर दराज के गांव से भी आकर लोग बस गए हैं। इनमें से अधिकतर घरों में रहने वाले लोग सीमा पर बंदूक ताने हमें और अपने परिवारों को चैन की नींद सोने में सहायक है। इन मकानों में उनकी पत्नी और बच्चे रहते हैं, और साल 6 महीने बाद छुट्टी आने पर ही वे अपनी पत्नी बच्चों से मिल पाते हैं, या फिर जो सेना से सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनमें से अधिकतर ने अपने ही घर में आटा चक्की लगा ली है, या फिर गाय भैंस पाल ली है, जिसका दूध इस कॉलोनी के ही नहीं आसपास के कॉलोनियों के लोग भी आकर ले जाते हैं। इस शहर के अन्य कॉलोनियों में भी अधिकतर लोग गांवों से आए हुए ही है, पर मेरी पत्नी का कहना है कि उन कॉलोनियों के लोग असभ्य और जाहिल नहीं है। वे अपने मतलब से मतलब रखते हैं, खाते पीते हैं, और मोहल्ला पड़ोस में या सामने वाले घर में क्या हो रहा है, किसी को क्या तकलीफ और क्या खुशी है, वे इससे मतलब नहीं रखते। यहाँ तक कि इस कॉलोनी के लोगों की तरह वे एक दूसरे के नाम तक जानने की कोशिश भी नहीं करते। बड़ी बड़ी गेट बंद कॉलोनियों जिनमें रहने वाले सभी लोग अपने को बहुत अभिजात्य वर्ग का सिद्ध करते हुए रहते हैं, उन कॉलोनियों में रहने की बात ही कुछ और है। पर उन कॉलोनियों में एक छोटा सा भी फ्लैट लेने के लिए भी मुझे कई लाख का कर्ज लेना पड़ेगा। इस मकान को बेच दिया जाए तो उस कर्ज में राहत मिल जाएगी। बैंक से कुछ लाख रुपए का अर्थात कम कर्ज लेना पड़ेगा। मगर माता पिता की इच्छा के बिना इस मकान को बेच पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव ही है। माता पिता को इन मकान से बहुत लगाव है। उनका कहना है कि वे मिट्टी से जुड़े लोग हैं और उन्हें मिट्टी से जुड़े रहना ही पसंद है। भले ही नौकरी करते हुए उनका जीवन शहरों में बीत गया, किंतु रहने वाले तो गांव के ही है, इसीलिए उन्हें तो ऐसी ही कॉलोनी पसंद है जहां गांव जैसा भी माहौल हो और शहर जैसा भी, जहां गाय और भैंस का
शुद्ध घी दूध भी मिल जाता हो और लोग एक दूसरे के दुख सुख में भी आ जुड़ते हो। पर मेरी पत्नी को यह सब धकिया सुनी लगता है। उसे लगता है कि आज के जमाने में अपना बैंक बैलेंस हो तो किसी की क्या जरूरत। दूर दूर तक के लोग अपने आप को रिश्तेदार बताने लगते हैं। पैसा फेंको, तमाशा देखो। पर कभी कभी आदमी जो सोचता है वैसा होता नहीं और जो वह नहीं सोचता है वैसा ही हो जाता है। हुआ यह कि एक दिन मैंने साहस जुटाकर फ्लैट खरीदने की इच्छा को अपने माता पिता से जाहिर कर दिया। मुझे उम्मीद थी कि मेरी बात सुनकर वे नाराज होंगे और बहुत सारे उपदेशों की गुट्टी पिलाकर उचित अनुचित का ज्ञान कराएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मेरी बात सुनकर उन्होंने मेरे चेहरे की ओर देखा और बोले, ले लो तुम्हारा मन है तो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमें यहाँ से फ्लैट में ले जाने की बात मन में मत लाना। हम जैसे भी रहे यही रहेंगे। लेकिन मैंने हिचकते हुए कहना चाहा तो वह बीच में ही बोल पड़े, लेकिन कुछ नहीं, आप अपने परिवार को लेकर जहां उन्हें सुख मिले रहो। हम अपना बुढ़ापा यही काट लेंगे। जिन दंपतियों के संतान नहीं होती वे क्या वृद्ध नहीं होते या जीना छोड़ देते हैं? हम भी यही सोचकर जी लेंगे। उनके चुप होते ही मैंने फिर से अपनी बात कहने की कोशिश की। दरअसल बात यह नहीं है पिताजी। फिर कौन सी बात है? पूछते हुए उन्होंने मेरी ओर देखा। मैंने फिर से साहस जुटाने की कोशिश की और अपने मन की बात कहने की कोशिश की। बात यह है कि आप यहाँ रहेंगे तो फिर इस मकान को बेचे बिना फ्लैट खरीदने के लिए इतना पैसा हमारे पास। डरते डरते मैंने अपनी बात पूरी करने की कोशिश की, परंतु बात पूरी न हो सका। मेरी बात सुने बिना ही वह सब समझ गए और रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, अच्छा तो इस मकान को बेचकर मिले पैसों से फ्लैट खरीदना चाहते हो? जी जी पिताजी, कुछ सहारा मकान के पैसों से लग जाएगा और कुछ बैंक से लोन ले लेंगे। बहुत हिम्मत करके मैंने अपना विचार प्रकट किया। यह मकान कितने में बिक जाएगा? उन्होंने गंभीरता से पूछा। लगभग 60-65 लाख का तो बिक ही जाएगा, मैंने अनुमान से कहा। और फ्लैट कितने तक का मिल जाएगा? उन्होंने अगला प्रश्न किया। मैंने 2-4 कॉलोनियों में की गई पूछताछ के आधार पर उन्हें बताया, करीब 90 लाख का। यानी इस 300 वर्ग यार्ड के हर तरफ से खुले हवादार मकान को, जिसमें धरती छत सब कुछ अपना है, इसे बेचकर गुचकल्ला से फ्लैट को लेना चाहते हो? इसमें रहने वाले की न अपनी छत होती है और न जमीन, और उसके लिए इसे बेचने के बाद भी 20-25 लाख का कर्जा सिर पर ला दोगे? पिताजी ने अपनी बात पूरी करते हुए मेरी ओर को देखा तो मैं सकपका गया। देखो बेटा, पुरानी कहावत है कि तेते पांव पसरिए जेती लंबी सौर। अगर यह मकान इतना बुरा लग रहा है तो फ्लैट खरीदने के लिए स्वयं को समर्थ बनाओ। और जैसे मैंने जीवन भर ईमानदारी से नौकरी करते हुए बिना अपने माता पिता से एक पैसे की सहायता मांगे इसे बनाया है, वैसे ही तुम फ्लैट खरीदने की कोशिश करो। इस मकान की एक एक ईंट मेरे खून पसीने की कमाई की लगी है। पिताजी के मुंह से इतना लंबा उपदेश सुनकर आगे कुछ कहने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। वैसे पिताजी ने जो कुछ कहा उसमें एक शब्द भी झूठ नहीं कहा। जब वह सरकारी नौकरी में थे, उनके ठेकेदार आगे पीछे घूमते थे। किसी को भी एक इशारा कर देना ही पर्याप्त था। कई शहरों में कई कठिनाइयां तैयार हो जाती, पर नहीं, उनका हर ठेकेदार से एक ही कहना था, सरकारी काम को ठीक से करो, बस यही मेरा कमीशन है। और सच तो यह भी है कि नौकरी में आने के बाद उन्होंने कभी अपने माता पिता या परिजनों से कोई सहायता नहीं मांगी। यहाँ तक कि अपने हिस्से की पुश्तैनी जमीन की पैदावार में से भी एक दाना नहीं लिया कभी। जबकि उनके ही कई साथियों को मैं हर साल फसल के बाद अपनी जमीन का भूसा तक बांट कर लाते हुए देखा है। आज ये सारी बातें मुझे क्यों याद आ रही है? अब तो वह दिन भी आ गया जिसमें मेरे ऊपर किसी का कोई बंधन नहीं है। यानी कुछ साल बाद ही माता पिता मुझे स्वतंत्रता प्रदान करके इस मकान को छोड़कर सदा सदा के लिए विदा हो गए। अब मैं पूरी तरह स्वतंत्र हूँ, अपनी और अपनी पत्नी की सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। पर 6 महीने बीत गए, अभी तक मैंने क्यों प्रयास नहीं किया इस मकान को बेचने के लिए? क्या
अब दूसरी कॉलोनी में जाने की जरूरत नहीं है, या उस समय केवल पिताजी की उपस्थिति ही खल रही थी। उन्हीं पिताजी की जो सेवानिवृत्ति के बाद भी पूरे दिन में कई आदमियों का काम सहज ही कर दिया करते थे, जो सुबह सबसे पहले जागकर घर के मुख्य दरवाजे का ताला खोलकर दरवाजे पर पानी से धुलाई कर दिया करते थे। कहते थे, लक्ष्मी उसी के घर आती है जो जल्दी जागकर दरवाजे पर दोनों और पानी डालकर सफाई रखता है। किंतु हमने कभी उसकी इस बात पर अमल नहीं किया, अपितु हम तो उनका यह वाक्य सुनकर मन ही मन खींच उठते थे। इसीलिए उन्होंने यह वाक्य हमें फिर कभी नहीं सुनाया और स्वयं ही जल्दी जागकर उस कार्य को करना आरंभ कर दिया। रात को 4 रोटी बनाकर रखने के लिए भी उनका उपदेश था, ताकि सुबह ही दरवाजा धोने के बाद वे 2 रोटी कुत्ता और गाय को खिला सके और बाकी की 2 रोटी सबसे ऊपर की छत पर कौवा, चिड़िया और गिलहरियों के लिए रख सके। पानी का एक बर्तन भरकर रखना और छत पर आकर बैठने वाले कबूतरों को 10 मुट्ठी चावल, जाड़े के दिनों में बाजरा डालने का नियम भी उनका पक्का था। उनके जाने के बाद कुछ ऐसा घटित हो गया जिसका एहसास हमें उनके रहते नहीं हुआ था। सुबह शाम दूध लाने का ध्यान, न उसे गर्म करने का। वह सुबह जागते ही सबसे पहले रात के दूध को गर्म कर देते और सुबह का दूध लाकर भी हमारे जागने से पहले किचन में गैस पर गर्म करने रख देते। सबमर्सिबल चलाकर छत पर रखी टंकी को पानी से फुल कर देते। हम लोग जागते तो किचन में दूध गर्म मिलता, टंकी में पानी फुल मिलता और शाम को भी 4 बजे के करीब एक बार फिर से वो दूध को गर्म करते ताकि दूध फट न जाए। उनके चले जाने के बाद कई दिन ऐसा हुआ, सुबह का दूध लाना याद ही नहीं रहा या फिर समय पर गर्म न करने के कारण दूध फट गया। नहाने के लिए बाथरूम में घुस गए, पर साबुन लगा देने के बाद पता चला कि टंकी में पानी खत्म हो चुका है। तौलिया लपेटकर बाथरूम से बाहर निकलो, फिर सबमर्सिबल चलाओ। किसी किसी दिन बिजली धोखा दे जाती तो फिर बैठकर इंतजार करो बिजली आने का। अन्य अनेक काम जिन पर कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया अब समझ में आने लगे थे। यह भी समझ में आ रहा था कि बुजुर्ग के रहने से घर में कितना सहारा होता है, ऐसा सहारा जिसका बुजुर्ग का जिंदा रहते घर वालों को कभी एहसास ही नहीं होता। किंतु इन सब बातों को अब सोचने से क्या लाभ? क्यों नहीं मैं इस मकान को बेचकर अपनी और अपनी पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति कर लेता? पिताजी का एक वाक्य क्यों बार बार मुझे याद आ रहा है। वह कहते थे, बेटा, अपनी जमीन से जुड़े लोग ही मुसीबत में साथ देते हैं। बड़ी बड़ी गेट बंद कॉलोनियों और फ्लैट वाले संकुचित विचारधारा के कारण अहंकारी हो जाते हैं। उन्हें अपने सिवा किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। सचमुच ही जीवन के संबंध में उनके अनेक अनुभव कितने महत्वपूर्ण थे। इसीलिए हर माता पिता अपने बच्चों को अपने अनुभवों की शिक्षा देकर उन ठोकरों से बचाना चाहते हैं जिनको उन्होंने अपने जीवन में झेला है। किंतु अधिकतर बच्चे अपने माता पिता की बातों को दकिया सुनी और सटिया गए हैं कहकर उन अनुभवों से स्वयं वंचित कर लेते हैं, और जब स्वयं ठोकर खा खा कर अपनी संतान को उनसे सावधान कराना चाहते हैं तो फिर उनकी संतानें भी वही करती है जो उन्होंने किया था। चलो सुमन, अब इस मकान को बेचकर किसी पॉश कॉलोनी में फ्लैट ले लेते हैं। योजना बना ही रहा था कि बिना बुलाए मेहमान की विश्व महामारी के रूप में कोविड-19 ने दस्तक दे दी। पूरे विश्व में एक अनजान सा भय हावी हो गया। घर से बाहर कदम रखने में भी हर समय लगता कि जाने कब मौत की छाया हावी हो जाए। देखते ही देखते घर, मोहल्ला, शहर और पूरे देश का ही माहौल बदल गया। लॉकडाउन लग जाने से घर से बाहर गली मोहल्ले में शमशान निर्वता नजर आती। ऐसे में हर प्राणी का घर में बंद रहते रहते दम घुटने लगा। दफ्तरों के काम भी वर्क फ्रॉम होम हो गए। घर से निकलने की जरूरत ही नहीं रही। डाक लेकर आया डाकिया या कुरियर मैन लगता कि कहीं अपने हाथों डाक या पैकेट के साथ कोविड को भी न थमा जाए। सब्जी और दूध के लिए भी बाहर निकलने पर मौत का साया अपने साथ लगा दिखता। भाई साहब, आप ऐसे समय में दूध लेने के लिए बाहर मत जाया करिए। घर के सामने गाय भैंस होने का क्या फायदा जब ऐसे समय में भी आपको बाहर जाना पड़े। कल से आपको दूध
मैं ही दे दिया करूंगी, आप बर्तन दे दीजिए। यह कहकर घर के सामने वाली भाभी जी ने आग्रह पूर्वक बर्तन ले लिया और दूसरे दिन से सुबह शाम पर्याप्त दूध देना शुरू कर दिया। भाभी जी के पति फौज में हैं। इस कॉलोनी में उन्होंने बच्चों की पढ़ाई आदि के कारण मकान बना तो लिया था, पर रहने वाले तो वह पास के गांव के ही है। इसीलिए उनका देवर अपने खेतों में उगी साग भाजी भी ले आता और इस तरह सब्जी लेने के लिए भी घर से बाहर जाने के लिए भाभी जी ने मुझे मना कर दिया। गांव से अपने लिए लाई गई सब्जी में से ही वो हमारे लिए भी दे देती, वह भी बिना पैसा लिए, और कहती, अरे ये तो हमारे अपने खेतों की है भैया, कोई खरीद कर थोड़ी ही लाए हैं, पैसा किस बात के। सामने वाली भाभी जी का निर्भिमान बोला जवाब सुनकर मैं बाध्य हो जाता। शायद इस सुकून का ही असर था कि मुझे समय समय पर पिताजी द्वारा कही गई बातें याद आने लगी। बेटा, अगर पड़ोसी अच्छे हो तो आदमी के जीवन की बहुत सी समस्याएं सहज ही दूर हो जाती है, और पड़ोसी तभी अच्छे होते हैं जब हम स्वयं अच्छे हो, हमारा व्यवहार अच्छा हो। जरूरत पड़ने पर सबसे पहले पड़ोसी ही काम आते हैं, नहीं तो बड़ी बड़ी गेट बंद और तथाकथित पॉश कॉलोनियों में सभी केवल वनवासी जीवन जीने को अभिशप्त होते हैं।